हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। उसमें हम देखेंगे कि हम कैलेडोस्कोप का उपयोग करके कैसे हम भिन्न भिन्न प्रकार के नए नए पैटर्न बना सकते हैं। जैसे आइए 13.7 उपयुक्त साइज का एक समतल दर्पण लेना है। ऐसे या समतल दर्पण ले लेना है हमें उपयुक्त साइज का। उसके बाद उपयुक्त साइज का एक समतल दर्पण लीजिए। इसे 13.13 में दर्शाए अनुसार एक कटोरी में रखिए। दर्पण को हमें कटोरी में रखना है, जैसे यहाँ पर ये रखा हुआ है दर्पण कटोरी। दर्पण को कटोरी में रखिए। उसके बाद कटोरी में जल भरना है। जो कटोरी है उसके अंदर जल भर लेना है। यहाँ पर कटोरी में जल भरिए। फिर कटोरी में जल भरना है। इस व्यवस्था को किसी खिड़की के पास इस प्रकार रखिए कि दर्पण पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ सके। जो दर्पण है उसे खिड़की के पास रखें ताकि उस पर सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधा पड़ सके। कटोरी की स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि दर्पण से परावर्तित होने वाला प्रकाश किसी दीवार पर पड़े। तो कटोरी जो है उसे इस प्रकार से रखना है कि उसका जो परावर्तित प्रकाश है वो किसी दीवार पर पड़े। यदि दीवार सफ़ेद न हो तो इसे सफ़ेद कागज की शीट चिपकाइए। परावर्तित प्रकाश में आपको अनेक रंग दिखाई देंगे। आप इसकी व्याख्या किस प्रकार करेंगे? दर्पण एवं जल संयुक्त रूप से एक प्रिज्म बनाते हैं। ये प्रकाश को इनके रंगों में विभक्त कर देते हैं। जैसा कि आपने कक्षा 7 में अध्ययन किया है, प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने की एक प्राकृतिक घटना है। प्रकाश का जब अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है तो वो घटना विक्षेपण कहलाती है। विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक परिघटना है। तो इस चैप्टर को हम जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे क्योंकि लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम क्लास 6 की एनसीईआरटी को शुरू करेंगे, तो ये जल्दी से हो जाए। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम विभिन्न विभिन्न प्रकार के पैटर्न बना सकते हैं। तो खिलौने को आकर्षक बनाने के लिए आप इस रंगीन कागज को चिपका सकते हैं। ठीक है, सूर्य का प्रकाश रंगीन कागज चिपका सकते हैं। जैसे देखिए सूर्य का जो प्रकाश है, ये मैं कल भी बता चुकी थी आपको कि सूर्य का प्रकाश सफ़ेद या रंगीन होता है। जैसे कक्षा 7 में आपने सीखा है कि जो सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में माना जाता है। आपने ये भी सीखा है कि इसमें 7 रंग होते हैं। ये दर्शाने के लिए कि सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं और एक क्रियाकलाप करते हैं। हमारे ये क्रियाकलाप किया था 13.7 वाला, हमने ये दिखाने के लिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए हमारे नेत्र के बारे में पढ़ेंगे हम। भाई नेत्र के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम वस्तुओं को केवल तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। नेत्र हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है, इसलिए इसकी संरचना एवं कार्यविधि को समझना हमारे लिए महत्व रखता है। हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार होती है। नेत्र का बाहरी आवरण सफेद होता है एवं कठोर होता है ताकि यह नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटनाओं से बचाव कर सके। इसके पारदर्शी अग्रभाग जो पारदर्शी होता है कोर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। इंग्लिश में कोर्निया, हिंदी में स्वच्छ मंडल कहते हैं। जो पारदर्शी जो नेत्र का जो आगे का पार्ट होता है ना, वो पारदर्शी जो अग्रभाग होता है उसे कोर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। कोर्निया के पीछे हम एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं। जो कोर्निया है उसके पीछे हम एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं, जिसे हम परितारिका या कि क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। तो यहाँ डायग्राम देखिए, जो ऊपर वाला जो ऊपरी पार्ट होता है ना, जो नेत्र का सबसे अग्र पारदर्शी भाग होता है उसे बोलते हैं कोर्निया। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा कि उसके बाद कोर्निया के पीछे हमें गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं, जिसे परितारिका या आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस या परितारिका। यहाँ पर ये रही परितारिका। तो यहाँ पर पेशियों से बनी एक संरचना होती है जिसे परितारिका या क्या बोलते हैं, आइरिस। उसके बाद आइरिस बोलते हैं। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है। यहाँ पर देखिए आइरिस में एक छोटा सा छिद्र दिख रहा है ना, एक द्वार होता है। यहाँ पर ये द्वार ऐसे आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है। छोटा सा द्वार होता है जिसे क्या बोलते हैं हम, तो उसे हम पुतली कहते हैं। तो आइरिस में जो छोटा सा द्वार होता है उसे हम पुतली बोलते हैं। पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जा सकता है। परितारिका मतलब आइरिस। आइरिस नेत्र का वे भाग है जो इसके
इसको विशिष्ट रंग प्रदान करता है। हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं तो वास्तव में परिधारिका के रंग की बात कर रहे हैं। परिधारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आइए देखें ये कैसे होता है। तो ये कहीं यार चेतावनी, इस क्रियाकलाप के लिए कभी भी लेजर टॉर्च का प्रयोग न करें। आपके मित्र की आंख में देखिए, पुतली के साइज का अवलोकन कीजिए, टॉर्च से उसकी आंख में प्रकाश डालिए। अब पुतली का अवलोकन कीजिए, टॉर्च को बंद कर दीजिए तथा उसकी पुतली का एक बार फिर से पुनः अवलोकन कीजिए। क्या आप पुतली के साइज में परिवर्तन देखते हैं? किस स्थिति में पुतली बढ़ी? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? जब प्रकाश ज़्यादा होता है तो पुतली फैल जाती है ताकि आपकी आंखों में ज़्यादा प्रवेश कर सके प्रकाश, इसलिए। और जब कम प्रकाश होता है तो छोटी हो जाती है ताकि कम प्रकाश प्रवेश। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? किस स्थिति में आपको आंख में अधिक प्रकाश भेजने की आवश्यकता है? मंद प्रकाश या तीव्र प्रकाश में पुतली के पीछे एक लेंस है जो केंद्र में मोटा है। किस प्रकार का लेंस केंद्र में मोटा होता है? तो बता सकते हैं कि किस प्रकार का लेंस केंद्र में मोटा होता है? उत्तल लेंस भाई केंद्र में मोटा होता है। स्मरण करिए, कक्षा 7 में लेंसों के बारे में भी आपने पढ़ा है। लेंस प्रकाश को आंख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है। जो लेंस होता है ना, वो हमारे जो प्रकाश होता है उसको आंख के पीछे फोकसित करता है। इस परत को रेटिना, एक परत पर फोकस करता है लेंस प्रकाश को, उस परत को बोलते हैं रेटिना या दृष्टिपटल। रेटिना अनेक तंत्रिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिका द्वारा अनुभव की गई जो संवेदनाएं होती है उनको दृक तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क पर पहुंचाया जाता है। दृक तंत्रिका समझते हो आप? ये प्रकाशिक तंत्रिकाएं, यहाँ पर दृक तंत्रिकाएं होती है। उसके बाद इनके द्वारा मस्तिष्क में पहुंचाया जाता है। तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। शंकु जो कि तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। शंकु कोशिकाएं जो कि तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। शलाकाएं जो कि मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। भाई शंकु कम प्रकाश के लिए शंकु जो है तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है अधिक के लिए, और शलाकाएं मंद प्रकाश के लिए। ठीक है। इसके अतिरिक्त शंकु रंगों वर्णों की सूचनाएं भी भेजते हैं। दृक तंत्रिका तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती। उसके अलावा इस बिंदु को अंध बिंदु भी कहते हैं। जो दृक तंत्रिका रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती, इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। इसके अस्तित्व को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। अब देखिए 13.9 का किसी कागज की सीट पर एक गोल चिन्ह तथा एक क्रॉस बनाइए। एक कागज की सीट लीजिए, उस पर गोल चिन्ह बनाइए या फिर एक क्रॉस बना दीजिए। गोल चिन्ह क्रॉस के दाईं ओर होना चाहिए। जो गोल चिन्ह है वो क्रॉस के दाईं साइड होना चाहिए। दोनों चिन्हों पर 6 से 8 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। कागज की सीट को नेत्र से भुजा की दूरी पर पकड़िए। अपने बाएं नेत्र को बंद कीजिए। क्रॉस को कुछ देर तक लगातार देखिए। अपने नेत्र को क्रॉस पर स्थिर रखते हुए सीट को धीरे धीरे अपनी ओर लाइए। आप क्या देखते हैं? क्या गोल चिन्ह सीट की किसी दूरी तक आने पर अदृश्य हो जाता है? अब अपना दायां नेत्र बंद कीजिए और गोल चिन्ह पर देखते हुए उपरोक्त क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप इस बार आप क्रॉस अदृश्य हो जाता है? क्रॉस अथवा गोले का चिन्ह अदृश्य होना ये दर्शाता है कि रेटिना पर कोई ऐसा बिंदु है जो प्रकाश गिरने पर इसकी सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाता। रेटिना पर कोई ऐसा बिंदु है जो प्रकाश गिरने पर इसकी सूचना जो है मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाता। आपको करना क्या था? ऐसे एक क्रॉस बनाना था और उसके दाईं साइड में गोला बनाना था। ठीक है, गोला बनाना था दाईं साइड में। किसी कागज की सीट पर एक गोला या फिर क्रॉस चिन्ह लगाना था। गोल चिन्ह जो है वो क्रॉस चिन्ह के दाईं ओर लगाना था। दोनों चिन्हों के बीच 6 से 8 सेंटीमीटर की दूरी रखनी थी। कागज की सीट को नेत्र से भुजा की ओर पकड़ना था। बाएं नेत्र को बंद करना था। क्रॉस को कुछ देर तक लगातार देखते रहना था। बाएं नेत्र को बंद करना था और क्रॉस को कुछ देर तक लगातार देखते रहना चाहिए। अपने नेत्र पर क्रॉस पर स्थिर रखते हुए सीट को धीरे धीरे अपनी ओर लाना था। क्या आप देखते हैं कि गोल चिन्ह जो है वो सीट तक आने पर अदृश्य हो जाता है? अब आप दायां नेत्र बंद करना था और गोल चिन्ह को देखना था। फिर से यही दोहराना था। क्या गोल चिन्ह जो है वो ये सब कुछ आपको करना था। आगे देखिए,
रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता, लगभग 1/16 सेकंड तक रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वे वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव रहेगी। यहाँ पर देखिए 6 से 8 सेंटीमीटर भुजा का एक गत्ते का वर्गाकार टुकड़ा लेना है। ठीक है, चित्र 13.16 में दर्शाए अनुसार इसमें 2 छिद्र बनाने हैं। 2 छिद्र बनाने और गत्ता लेना, उसमें 2 छिद्र बनाने। इन छिद्रों को एक धागा पिरोइए, गत्ते के एक ओर एक पिंजरा और दूसरी ओर पक्षी बनाइए। इन चित्रों को चिपका दीजिए, मोड़कर उनमें एटन डालिए, उनमें धागे के दानों सिरों को खींचिए ताकि धागे की एटन खुले तथा गत्ता तेजी से घूमने लगे। गत्ते के घूमते समय आपको पक्षी पिंजरे के अंदर दिखाई देगा। अच्छा, समझिए, समझ आ रहा है यहाँ पर कि जो पक्षी है वो आपको पिंजरे के अंदर दिखाई देगा। हम जो चलचित्र देखते हैं वास्तव में कुछ भिन्न अनेक चित्रों का उपयुक्त क्रम में पर्दे पर प्रक्षेपण है। उन्हें नेत्र के सामने प्राय 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड 16 प्रति सेकंड की दर से अधिक की दर पर परावर्तित होते दिखाया जाता है। इस प्रकार हम चलचित्र देख पाते हैं। नेत्रों को बाहरी वस्तुओं के प्रवेश से सुरक्षा देने के लिए प्रकृति ने हमें पलके प्रदान किए। पलके बंद होकर आवश्यक प्रकाश को भी नेत्रों में प्रवेश करने से रोक देती है। जो पलकें होती है वो बंद हो जाती है और जब अनावश्यक प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो उसे रोकती है और आंखों को सुरक्षा प्रदान करती है। नेत्र एक ऐसा अद्भुत यंत्र है कि सामान्य नेत्र दूर स्थित वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्ट देख सकता है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्टता से देख सकता है आयु के साथ परिवर्तित होती रहती है। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। कुछ मनुष्य पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। इसके विपरीत कुछ मनुष्य निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख पाते हैं परंतु दूर रखी वस्तुओं को पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते परंतु दूर रखी वस्तुओं को देख पाते हैं। उचित संशोधक लेंसों का उपयोग करके इन दोषों का संशोधन किया जा सकता है। कभी कभी विशेष रूप से वृद्धावस्था में नेत्र की जो दृष्टि है वो धुंधली हो जाती है। ये नेत्र लेंस धुंधला हो जाने के कारण ऐसा होने पर कहा जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद विकसित हो गया है। इसके कारण दृष्टि कमजोर हो जाती है, कभी कभी अत्यधिक गंभीर रूप ले लेता है। इस दोष की चिकित्सा संभव है। अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी ने इस प्रक्रिया को सरल और सुरक्षित बनाया है। नेत्रों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, तो आइए देखते हैं। ये आवश्यक है कि आप अपने नेत्रों की उचित देखभाल करें। यदि कोई समस्या है तो आपको नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। नेत्रों की नियमित जांच कराइए। यदि परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का उपयोग कीजिए। नेत्र के लिए बहुत कम या अधिक प्रकाश हानिकारक है। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सरदर्द हो सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक तीव्र प्रकाश अथवा लेजर टॉर्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। यहाँ एक रोचक फैक्ट दिया हुआ है कि आप जानते हैं जंतुओं के नेत्र विभिन्न आकृतियों के होते हैं। केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं परंतु इनके द्वारा केकड़ा चारों ओर देख सकता है। क्या अपन देख सकते हैं चारों ओर? पीछे देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। लेकिन जो केकड़ा होता है चारों ओर देख सकता है। इसलिए यदि शत्रु पीछे से उसकी ओर आता है तब भी उसे पता चल जाता है। तितली के बड़े नेत्र होते हैं जो सहस्रों छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं। ये केवल सामने तथा पार्श्व में ही नहीं बल्कि पीछे का भी देख सकती हैं। तितली, कौन तितली? उल्लू रात में भली भांति देख सकता है। देख, केकड़ा चारों ओर देख सकता है, तितली चारों ओर देख सकती है, उल्लू रात में भली भांति देख सकता है परंतु दिन में नहीं। ऐसा क्यों? इसमें विपरीत दिन में प्रकाश सक्रिय, इसके विपरीत दिन के प्रकाश में
सक्रिय पक्षी चील, गरुड़ दिन में अच्छी तरह से उल्लू जो होता है भाई वो रात में ही देख पाता है लेकिन दिन में नहीं। इसके विपरीत दिन के प्रकाश में सक्रिय पक्षी जैसे चील, गरुड़ जो होते हैं वो दिन में अच्छी तरह से देख पाते हैं लेकिन रात में नहीं देख पाते। उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया तथा बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्रों में अधिक प्रवेश प्रकाश कर सके। इसी के साथ रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएं होती है। शलाकाएं प्रकाश का ज्ञान कराती है तथा केवल कुछ ही शंकु होती है जो रंगों का ज्ञान कराती है। इसके विपरीत दिन में पक्षियों के नेत्रों में शंकु अधिक एवं शलाकाएं कम होती है और यहाँ पर शंकु पहले से ही कम है, केवल कुछ ही शंकु होती है। तो जो इसके विपरीत दिन में पक्षियों के नेत्रों में शंकु अधिक होता है और शलाकाएं कम, और उल्लू में उल्टा है, उल्लू में शलाकाएं कम होती है और शंकु कम होती है, शलाकाएं ज़्यादा, इसी कारण वे दिन में नहीं देख सकते। सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी सीधे मत देखिए, अपने नेत्रों को कभी मत रगड़िए। यदि आपके नेत्रों में कोई धूल का कण गिर जाए तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोइए। यदि कोई सुधार न हो तो डॉक्टर के पास जाइए। पठन सामग्री को सदैव पढ़ने की सामग्री होती है उसे सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर रख के पढ़िए। अपनी पुस्तक को नेत्रों से बहुत समीप लाकर अथवा नेत्रों से बहुत दूर ले जाकर मत पढ़िए। कक्षा 6 में आपने संतुलित आहार के बारे में सीखा था। यदि भोजन में किसी अवयव का अभाव है तो नेत्रों को क्षति हो सकती है। भोजन में विटामिन ए का अभाव नेत्रों के लिए अनेक रोगों के लिए उत्तरदायी होता है। इनमें सबसे अधिक सामान्य रोग है रतौंधी। इसलिए हमें अपने आहार में विटामिन ए युक्त अवयवों को सम्मिलित करना चाहिए, जैसे कच्ची गाजर, फूल गोभी, हरी सब्जियां जैसे पालक, कोड लीवर तेल समझते हो। विटामिन ए की प्रचुर मात्रा इन सब में पाई जाती है। अंडा, दूध है, दही है, पनीर है, मक्खन है, फल है, आम है, पपीता है, इनमें भी विटामिन ए भरपूर होता है। अब देखिए, चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। जिन्हें आँख से संबंधित प्रॉब्लम है वो भी पढ़ लिख सकते हैं। वो कैसे? ब्रेल पद्धति से। कुछ व्यक्ति जिनमें बच्चे भी सम्मिलित हैं चाक्षुष दृष्टि संबंधी अक्षमता से पीड़ित होते हैं। उनकी वस्तुओं को देखने की सीमित दृष्टि होती है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही बिल्कुल नहीं देख पाते। कुछ व्यक्ति किसी बीमारी या किसी चोट के कारण अपनी दृष्टि खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति स्पर्श के द्वारा तो ध्वनि को ध्यानपूर्वक सुनकर वस्तुओं को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। वे अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक विकसित कर लेते हैं, तथापि अतिरिक्त संसाधन उन्हें अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित करने में सक्षम बना सकते हैं। यहाँ देखिए, चाक्षुष विकृति वाले व्यक्तियों के लिए अप्रकाशिक साधन अथवा प्रकाशिक साधन। अप्रकाशिक साधनों में चाक्षुष साधन, स्पर्श साधन स्पर्श की ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके, श्रवण साधन श्रवण की ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके तथा इलेक्ट्रॉनिक साधन सम्मिलित हैं। चाक्षुष साधन शब्दों को आवर्धित चाक्षुष साधन जो होते हैं वो शब्दों को आवर्धित कर सकते हैं, उचित तीव्रता का प्रकाश पैदा करते हैं तथा सामग्री को उचित दूरी पर जुटा सकते हैं। स्पर्श साधन जिनमें ब्रेल, लेखन, पाटी, शलाका सम्मिलित है, चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों को पढ़ने तथा लिखने की सहायता करते हैं। श्रवण साधनों में कैसेट है, टेप रिकॉर्डर है, बोलने वाली पुस्तकें हैं। अन्य साधन सम्मिलित है, बोलने वाले कैलकुलेटर, कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधन भी उपलब्ध हैं जिसमें अनेक संगणना कार्य किए जा सकते हैं। बंद परिपथ टेलीविजन भी एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है जो मुद्रित सामग्री को उचित विपर्यास, कंट्रास्ट तथा प्रदीप्त कर सकते हैं। बंद परिपथ टेलीविजन की एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है जो मुद्रित सामग्री को उचित विपर्यास, कंट्रास्ट तथा प्रदीप्त के साथ आवर्धित कर सकते हैं। आजकल श्रवण में सीडी है, कंप्यूटर वाक्य यंत्र वांछित विषयों को सुनने के लिए अधिक सहायक है। प्रकाशिक साधनों में द्विफोकस लेंस, स्पर्शक लेंस, रंजित लेंस, आवर्धक दूरबीन साधन सम्मिलित है, जबकि लेंसों के संयोजन चाक्षुष सीमा बंधन के संशोधन के लिए उपयोग किए जाते हैं। दूरबीन साधन चौक बोर्ड, कक्षा प्रदर्शनों को देखने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उसके अलावा देखिए, ब्रेल पद्धति। क्या है ब्रेल पद्धति? चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल कहलाता है। लुईस ब्रेल, जो स्वयं एक चक्षु विकृति युक्त व्यक्ति थे, चक्षु विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए एक पद्धति विकसित की।
इसे 1821 में प्रकाशित किया लुईस ब्रेल। वर्तमान पद्धति 1932 में अपनाई गई सामान्य भाषाओं, गणित और वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड है। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकित पैटर्न अथवा छाप है। प्रत्येक छाप एक अक्षरों के समुच्चय, सामान्य शब्द अथवा व्याकरणिक चिन्ह को प्रदर्शित करती है। बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में 2 कक्षों में व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों, कुछ सामान्य शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए बिंदुकित पैटर्न नीचे दिया गया है, जैसे ये देखिए। ब्रेल पद्धति में प्रयोग किए गए बिंदुकित पैटर्न का उदाहरण। इस पैटर्न को जब ब्रेल शीट पर उभारा गया तो चाक्षु विकृति युक्त व्यक्तियों को छूकर शब्दों को पहचानने में सहायता करते हैं। स्पर्श को आसान बनाने के लिए बिंदुओं को थोड़ा सा उभार दिया जाता है। चाक्षु विकृति युक्त व्यक्ति ब्रेल पद्धति को अक्षरों से सीखना प्रारंभ करते हैं। इसके पश्चात विशेष छाप अक्षरों के संयोजन को पहचानता है। सीखने की विधियां स्पर्श से पहचान करने पर निर्भर करती है। प्रत्येक छाप को स्मरण करना पड़ता है। ब्रेल पाठों को हाथ से या मशीन से तैयार किया जाता है। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियां तथा मुद्रण मशीनें विकसित की गई है। यहाँ पर देखिए, हेलन केलर कुछ चाक्षुक विकृति युक्त भारतीयों ने महान उपलब्धियां प्राप्त करने का श्रेय है। दिवाकर नामक एक प्रतिभा सम्मान बालक ने गायक के रूप में आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए। जन्म से पूर्णतः चाक्षु विकृति युक्त श्री रविंद्र जैन ने इलाहाबाद में अपनी संगीत प्रभाकर की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने एक संगीतकार गायक के रूप में अपनी श्रेष्ठता को दर्शाया। श्रीलाल आडवाणी ने स्वयं चाक्षुक विकृति युक्त हैं। ये भारत के विकलांगों के पुनर्वास तथा विशिष्ट शिक्षा के लिए एक संस्था की स्थापना की। इसके अतिरिक्त इन्होंने यूनेस्को में ब्रेल समस्याओं पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। अमेरिका की एक लेखिका एवं प्राध्यापिका हेलन केलर संभवतः सर्वविदित तथा प्रेरक चाक्षुक विकृति युक्त महिला है। 18 महीने की आयु में उन्होंने दृष्टि खो दी, लेकिन उनके संकल्प तथा साहस के कारण एक विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ग्रहण की। स्टोरी ऑफ माई लाइफ 1903 सहित उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। तो ये क्लास 8 की एनसीईआरटी ख़त्म होती है आज, और कल हम इसकी अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करेंगे। उसके बाद परसों से 6th क्लास की एनसीईआरटी को शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इसे रीड कीजिए। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करें। फिर उसके बाद हम दोबारा से क्लास 8 की एनसीईआरटी आपको शुरू की जाएगी। तो जब तक के लिए आप इन वीडियोस को एक बार देखिए और रीड कीजिए, आपको ज़रूर समझ आएगा। तो जब तक के लिए इतना ही। कल हम इसके अभ्यास प्रश्न को देख लेंगे, उसके बाद ये ख़त्म, क्लास 6 की एनसीईआरटी को शुरू करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।